जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं इतिहास पाठ्य पुस्तक में अध्याय 9 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 9 का नाम है जाति व्यवस्था की चुनौतियां। तो प्रारंभ करते हैं। आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है और साथ में आपको नोट भी करना है। पहला प्रश्न है, सामाजिक पुनर्जागरण ने भारतीयों को रिक्त स्थान करने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे रिक्त स्थान में आत्मनिरीक्षण। सामाजिक पुनर्जागरण ने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर किया। खा है, भीमराव अंबेडकर रिक्त स्थान जाति के थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे, यहाँ भरेंगे महार। गा है, नारायण गुरु का कार्यक्षेत्र मुख्यतः रिक्त स्थान रहा था। तो यहाँ हमें भरना है केरल। नारायण गुरु का कार्यक्षेत्र केरल रहा था। घा है, रिक्त स्थान ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। तो यहाँ पे होगा सुभाष चंद्र बोस, कि सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। उसके बाद है अंगा, डॉक्टर आत्मरंग ने स्थापना की। तो उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। डॉक्टर आत्मरंग का पूरा नाम डॉक्टर आत्मरंग पांडुरंग था। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कमेंट में कुछ बताना है। आपको बतलाना है कि सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। दूसरा बतलाना है आपको कि स्वामी विवेकानंद का नारा क्या था। ठीक है, देखते कितने बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं मन से। तो आपको ये चीज़ आपको ढूंढना है कि स्वामी विवेकानंद का नारा क्या था और सुभाष चंद्र बोस जी का नारा क्या था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलान करना है। पहला प्रश्न है इधर स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ज्योति राव फुले, तो ज्योति राव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान, तो ये अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। और हेनरी डेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। ठीक है, ये आपको मिल कर लेना है। फ्रेंड्स, आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, तो इस टारगेट को आप लोग ज़रूर अचीव करना। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कुल 4 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना के लिए किन माध्यमों का सहारा दिया। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का तारा कहा जाता है। उन्होंने जाति प्रथा को इस आधार पर बुरा बताया कि इसने हमारे समाज को उच्च एवं निम्न जैसे अप्राकृतिक ढंग से बांट दिया है, जिसके कारण बड़ा समुदाय राष्ट्रीयता की भावना से दूर होता जा रहा है। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज तथा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना था। ये आपको लिख देना है बच्चा। ठीक है, प्रश्न संख्या खा करते हैं। तो खा प्रश्न कहता है, परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे। तो इसका उत्तर होगा, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई को बोला जाता था। तो यहाँ पे हमें बम्बई लिखना है, ना कि मुंबई। तो बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। इन समाज सुधारकों और संगठनों के सदस्यों में कई लोग ऊंची जातियों के थे, लेकिन उन्होंने निचली जातियों के लिए आंदोलन किए। यह आंदोलन यह समाज सुधारक गुप्त बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसे
विषयों में परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने सामाजिक जीवन में जातीय पूर्वाग्रह को त्यागने का आह्वान किया। ये आपको लिखना है। प्रश्न संख्या ग दे रखा है इसमें, अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथ का अध्ययन करना क्यों जरूरी समझा? तो इसका उत्तर होगा 18वीं सदी के अंतिम चरण में यूरोपीय तथा भारतीय विद्वानों ने भारत की प्राचीन विद्या का अन्वेषण शुरू कर दिया। प्राचीन भारत के दर्शन, विज्ञान, धर्म तथा साहित्य की आधिकारिक जानकारी मिलने लगी, तो भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति अभिमान की भावना जागने लगी। इस भावना से धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलनों को ऊर्जा मिली। इस प्रकार भारत के धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकों ने पाश्चात्य विचारों की अपनी जानकारी के साथ साथ प्राचीन ज्ञान का भी उपयोग किया। घ प्रश्न है इसमें, रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? तो इसका उत्तर होगा मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े रामास्वामी नायकर अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे। वे लोगों के बीच पेरियार नाम से प्रसिद्ध हुए। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है कि पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो पेरियार नाम से रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों की गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य भी बन गए। राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित एक दावत में उन्होंने देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम हुआ है। इस बात से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 के चारों प्रश्न हमने किए। चौथा प्रश्न है, पाश्चात्य शिक्षा के जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। क्या आप इससे सहमत हैं? तो लिखेंगे कि हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। 19वीं शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर किया। कंपनी की पाश्चात्य शिक्षा से आधुनिक युवा वर्ग चिंतित हो गए। ईसाई मिशनरियों ने संगठन के माध्यम से समाज में सुधार लाने की कोशिश की। ठीक है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे? तो इसका उत्तर होगा, महात्मा ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोधी थे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिषदवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। 1873 में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी। इससे एक दशक पहले अमेरिका गृह युद्ध हो चुका था, जिसके बाद अमेरिका में दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी। यह पुस्तक उन्होंने उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। ठीक है। छठा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन क्यों चलाया? तो इसका उत्तर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के एक महार परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जातीय भेदभाव को करीब से देखा था। उन्हें सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। विरोध करने पर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई ताकि वह कमरे को दूषित ना कर सके। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूली शिक्षा के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। वापस आने पर उन्होंने जातीय संरचना के खिलाफ लिखा। 1927 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इसके माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रह को उजागर करने का प्रयास किया। ये आपको लिख लेना है बच्चा। 7वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में
भारत की आध्यात्मिक शक्ति को कैसे प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के बहनों एवं भाइयों, मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कहते हैं कि उस सम्मेलन में जितने लोग थे उनका भाषण समाप्त होने के बाद तक भी तालियां बजाई, यानी उनका भाषण समाप्त हुआ तो उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सम्मेलन में जितने लोग थे उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा भवन गूंज उठा था और ऐसा लग रहा था कि मानो यह तालियां कभी समाप्त ही नहीं होगी। तो ऐसा, ठीक है। उसके बाद है 8वां प्रश्न, दयानंद सरस्वती ने शिक्षा पर विशेष जोर क्यों दिया? तो लिखेंगे, दयानंद सरस्वती का मानना था कि भारत के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण अशिक्षा है। 1875 में मुंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और 1877 में लाहौर को अपना मुख्यालय बनाया। शिक्षा के प्रचार प्रसार, स्त्रियों के उत्थान और जाति प्रथा के बंधनों को कमजोर करने में दयानंद और आर्य समाज के विचारों का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। फ्रेंड्स, आप लोगों को इससे थोड़ी मदद मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी प्रश्न में डाउट हो, कोई शब्द ना समझ में आ रहे हो तो उसे भी कमेंट में ज़रूर लिखना बच्चा, और कुछ कमी हो तो उसे भी लिखना, मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू बच्चों।